इसी में 313 के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई की परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से हम इस बात का भी आकलन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी किस स्तर की हुई है और हमें आगामी परीक्षा के लिए कितना और मेहनत करने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं इस 10वें प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। हमने आपको बताया है कि अगर दो चीज़ें तीसरी चीज़ पर निर्भर करती हो तो ऐसी स्थिति में हम फार्मूला लगाते हैं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100%। ये किसके इज इक्वल टू रहेगा? इसके एरिया के प्रतिशत कमी या वृद्धि के बराबर। यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि दो चीज़ें तीसरी चीज़ पे निर्भर हैं? तो ये चीज़ हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वर्ग है, वर्ग की भुजा को 25% क्या कर रहा है? बढ़ाया जा रहा है। ठीक, हमने 25% बढ़ा दिया। अब कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल किस चीज़ पे निर्भर करता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, यानी कि दो बार भुजा पे निर्भर कर रहा है, यानी कि ये इस पे निर्भर कर रहा है, ये भी इसी पे निर्भर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। हालांकि हमें इस फार्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है, हम बताते हैं आपको कैसे। इसमें ये करेंगे कि पहली भुजा कितनी बढ़ रही है? प्लस 25% हो गया, बढ़ रही है तो प्लस 25 हो गया। फिर अगली भुजा कितनी क्या हो रही है? बढ़ रही है 25%, तो ये भी प्लस 25 हो गया। नेक्स्ट में क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस और प्लस प्लस हो जाता है और ये हो जाएगा 25 और गुणे 25, यानी कि क्या इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे अपान ये 100 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 और 25 मिल गया कितना? 50 हो जाएगा प्लस में। और फिर ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 625 प्लस अपान 100। अब इसको अगर ध्यान दीजिए तो ये हो गया आपका 50 प्लस में और फिर प्लस 6.25। ठीक, अब ये हो गया टोटल कितना? 50 और 6 56.25%। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक मानचित्र है और इस मानचित्र को कुछ इस प्रकार से शो किया गया है कि एक मानचित्र बराबर 1/10 लाख के पैमाने पर बनाया गया है। तो उस पर पूछ रहा है कि इतने वर्ग किलोमीटर दर्शाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी। बताइए, अगर ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसकी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका रूट निकाल लेंगे। तो ये जो है 16, 64 और 64 का रूट जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? बताइए, 4 चौक 16, यानी कि ये 4 8 64, तो ये हो गया 408। ठीक, तो ये हो गया 408 गुणे 408 इसको लिख सकते हैं और इसका जब रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 408। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? इसकी जो भुजा हो गई कितनी हो गई? 408 किलोमीटर, क्योंकि ये किस में दिया हुआ है? किलोमीटर में दिया हुआ है। और यहाँ अगर हम आंसर देखें तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो पहले तो इसको क्या करेंगे? इस 408 को किस में चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में। तो 408 किलोमीटर में है और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इतना सेंटीमीटर। और कह रहा है मानचित्र को कितना माना गया है? 1/10 लाख। तो ये इतना बटे कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ से 2 0 और 3 5 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा 408/10। या इसको हम क्या ले सकते हैं? 408/10 को क्या ले सकते हैं? बताइए, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो ये 40.8 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। ठीक, ये सही आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक आयत है, उसके विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है क्रमशः 12.5। तो ये कुछ इस प्रकार की क्या है? आयत है। इसमें एक विकर्ण बना हुआ है, इसको विकर्ण बोलते हैं। ये कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसमें क्या दिया? ये विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, कितना है? 12.5, यानी कि ये हो गया। आगे कह रहा है चौड़ाई कितनी है? 3.5
5, तो ये चौड़ाई हो गया 3.5। अब क्या कह रहा है, इसकी परिधि, परिधि का मतलब क्या, परिधि का मतलब इसके चारों ओर, चारों ओर का मतलब परिधि या परिमाप भी उसी को बोल सकते हैं। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए, तो हमको ये लंबाई पता नहीं है, सिर्फ चौड़ाई पता है, तो हम इसके और इसके सहारे से ये लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात करेंगे तो ये पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी आधार की बात करें तो ये आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, और माइनस क्या होता है, लंब का स्क्वायर, तो ये हो गया। अब अगर आधार की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर रूट लग जाएगा। अब कर्ण का स्क्वायर क्या होगा बताइए, कर्ण क्या दिया हुआ है, कितना, 12.5 का स्क्वायर, क्लियर। अब ये हो गया 12.5 का स्क्वायर, माइनस लंब कितना दिया गया है, 3.5 का स्क्वायर। अब इसको जो है स्क्वायर करके माइनस कर लीजिए, और चाहे आप सिंपल सा तरीका अपनाइए, फार्मूला लगा लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब 12.5 में अगर 3.5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16, यही ना हो जाएगा। और जब a माइनस बी करिएगा तो इसमें से इसको जब घटाइएगा 12.5 में से 3.5 तो कितना हो जाएगा, 9। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अगर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 4 बनेगा, और ये 3 4 12। तो ये आधार हमारा आ गया कितना, 12। अब हमसे पूछ क्या रहा है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि का मतलब क्या, इसके चारों तरफ, यानी कि 2 बार लंबाई इसकी और 2 बार इसकी चौड़ाई। तो 2 बार जब लंबाई ज्ञात करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 2 बार चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो ये 3.5 का दूना 7, 24 7 कितना हो गया, 31। सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि यदि 9 - 3x - 17 - 10 = 1, तो x की वैल्यू बताइए। सिंपल सा है, इसमें ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 9, सिंपल सा ये क्या हो गया, 9 हो गया आपका, और -3x हो गया, और माइनस कितना हो गया, 17x, और ये ब्रैकेट जब ओपन करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये = 1 हो गया। ठीक, अब बताइए इसको सॉल्व करिए। तो 17x और 3x मिलके कितना हो गया, 20x हो गया, और 9 और 10 मिलके कितना हो गया, 19। तो ये जो है 20x उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1 + 20x, और इधर हो गया 10 9 19, और इधर एक है प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा, 19 में से एक गया कितना, 18 = 20x। या इसी को क्या लिख सकते हैं, x = क्या हो जाएगा, 18 इधर है, इधर 20 हो जाएगा नीचे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 9 18, 2 दाम 20, तो ये हो गया 9/10। सही आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि x - 2 कितना है, x - 2 कह रहा है अगर ये जो है x² - 7x + 2 a का गुणनखंड है तो ज्ञात कीजिए a का मान क्या होगा। यानी कि x = 2 अगर वैल्यू पुट कर दे तो ये वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो ये = 0 होगा, यहाँ से x = 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी जो है अगर इस x की वैल्यू 2 रख दे तो ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो रख दीजिए x की वैल्यू 2, तो ये 2 की पावर 2 हो गया, -7 × x का मतलब 2 हो गया, प्लस 2a। अब ऐसी स्थिति में ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 दूना 4, -7 दूना 14, और प्लस 2a = क्या हो गया, 0। और फिर उसके बाद क्या हो गया, 2a = क्या हो जाएगा, इधर 14 और 4 मिलके कितना हो गया, 10, माइनस में उधर जाके प्लस में 2 कितनी बार, 5 बार। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित हो गए, 10% मत अमान्य घोषित हो गए। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का कितना, 62% मत मिला है, 21,600 मतों से विजयी हुआ। ग्रामीण चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको चुनाव से आधारित प्रश्न 2 टाइप के जो बताए गए हैं 2 वॉल्यूम में, उसको जो है आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद इन सब क्वेश्चंस को आप ऐसे ही देख के सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करना है। मान लिया जो है टोटल कितना मत था, 100% जो मतदाता सूची में था। अब इसमें से कुछ मत जो है पढ़े और कुछ मत
नहीं पढ़े। तो हालांकि इसमें उन सबसे मतलब नहीं है, ये कह रहा है कि इसमें से जो मत थे सब पढ़े, बस 10% मत क्या हो गए, अमान्य घोषित हो गए। तो अगर 10% मत अमान्य घोषित हो गए तो मान्य कितने घोषित हुए, वैलिड कितने हुए, 90%। अब बताइए अगले स्टेप में कह रहा है कि जिसे कुल मान्य मतों का कितना, 62% मत मिला। एक प्रत्याशी जिसे कुल मतों का कितना, 62% मत मिला, यानी कि ये जो मान्य मत है इसी में से जो है प्रत्याशियों को वोट मिलेगा। तो जो एक प्रत्याशी है उसको मान्य मत का कितना मिला है, 62%, यानी कि इतना हो गया। इसको यहाँ से अगर करेंगे तो ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी एक ही 0 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 8 हासिल 1 और 9 छक 54 और 1 55 और ये नीचे 1 10 बचा हुआ तो 0.8 हो गया। ठीक, इतना प्रतिशत किसको वोट मिला, एक प्रत्याशी को मिला है। तो दूसरे को कितना मिल जाएगा, टोटल 90 है, अगर 55.8 ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 34.2% इसको मिल जाएगा। तो क्लियर है कि जो ज़्यादा पाएगा वो जीतेगा, जो कम पाएगा वो हार जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि 21,600 मतों से विजयी हो गया ये वाला 55.8% वाला, यानी कि इन दोनों के वोट का डिफरेंस कितना है, 21,600 है। तो जब इन दोनों के वोट का डिफरेंस 600 है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का माइनस करेंगे 55.8 में से 34.2 तो ये आ जाएगा कितना, 21.6%, यानी कि इस 21.6% की वैल्यू कितनी है, 21,600। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि ग्रामीण चुनाव के कुल मतों की संख्या, कुल मतों का मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर 21.6% इतना है तो 100% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21,600 और बटे 21.6 गुणे 100। क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये यहाँ से दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये 216 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 00 और 3 0, यहाँ से ये हो गया 1 लाख। तो सही आंसर हो जाएगा कितना, 1 लाख। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि x1 x2 और x3 का औसत कितना है, 14 है, यानी कि तीन संख्याओं का अगर औसत 14 है तो इन तीनों को अगर हम जोड़ लें तो कितना आ जाएगा, इसका 3 गुना। तो ये 14 तियाँ कितना हो गया, 14 तियाँ 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि x2 और x3 के योगफल का दुगुना 50 है, यानी कि x2 और x3 के योगफल का 2 गुना कितना है, 50 है। क्लियर, अब बताइए इसको सॉल्व करिए तो ये 2 कितनी बार, 25 बार, यानी कि x2 और x3 का जो योगफल आया वो कितना आ गया, 25 आ गया। क्लियर, अब हमसे क्या पूछ रहा है, x1 का मान, तो आराम से निकल जाएगा। बताइए x2 प्लस x3 का मान कितना है, 25, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 और प्लस 25 इज इक्वल टू कितना है, 42। अरे x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इधर 42 है, उधर जाके 25 माइनस हो जाएगा, इसको अगर माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। सही आंसर कौन सा हो गया, 17, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू -a/b, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब साइन और कॉस में जो हम रिलेशन जानते हैं वो ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर हम कॉस थीटा हमको फाइंड करना है तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए अगर सिर्फ कॉस थीटा हमको फाइंड करना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। बताइए यही ना होगा। अब यहाँ पे हमको साइन थीटा पता है, साइन स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। तो यहीं पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 पहले से है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और यहाँ पे अगर रूट लगा रहेगा तो ऊपर रूट लगा ही रह जाएगा और बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी। ठीक, ये नीचे तक रूट है, वहाँ पे ऊपर ही रूट लग जाएगा। सही आंसर हो जाएगा कौन सा,
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2 की पावर 2n-1 इज इक्वल टू 1/8 की पावर n-3। तो n की वैल्यू ज्ञात कीजिए, बताइए। देखिए इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2 की पावर 2n-1 पहले से है और ये जो 8 है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ये चूंकि हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो ऊपर लेके जाने से ये क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, ये 3 - n हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इससे जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 2 की पावर 2n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 से 9 में मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा और -3 से n में मल्टीप्लाई करोगे तो 3n हो जाएगा। अब आप हमको बताइए कि अगर दो आधार के बराबर है तो इसका अंश क्या होगा, अंश के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसकी घात जो है बराबर हो जाएगी। तो 2n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 - 3n। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ से अगर देखिए तो 2n ये है, 3n ये है, मिलके कितना हो गया, 5n हो गया, बराबर 9 ये और 1 ये मिलके 10 हो गया और 5 दूना 10, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ कि √2 + √2 + √2 + डॉट 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 इनफाइनाइट तक होगा, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका 1 सेकंड का आंसर है, कुछ नहीं करना है, इसका आंसर सीधा कितना हो जाएगा, 2, बिना देखे। बताइए कैसे आया, अब हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर हमने मान लिया कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये बराबर है x के, तो ये हो गया प्लस √2 + √2 + डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब आप हमको बता दीजिए, अगर ये वैल्यू x की है तो यहाँ से भी अगर वैल्यू हम शुरू करें तो भी x की ही वैल्यू होगी। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू √2 + x। क्लियर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब बताइए x का स्क्वायर करेंगे तो x का ही स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + x। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x² - 2 - x इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्या, द्विघात समीकरण। इसी को हम लिख सकते हैं कि गुणनखंड करने पे ये आएगा x² - 2x और प्लस x - 2 इज इक्वल टू क्या, 0। क्लियर। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x - 2 इसमें हो जाएगा और फिर यहाँ से क्या +1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक। अब बताइए यहाँ से x - 2 कॉमन है कि नहीं, तो एक ब्रैकेट में ये हो गया। अब ये यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचा 1, तो ये हो गया क्लियर बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी ये 0 होगा। तो अगर ये वाला 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 और जब ये वाला 0 होगा तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -1 कहीं दे नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है कि 11/20, 33/50 और 77/60 का एलसीएम क्या होगा, बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एलसीएम के चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है कि अगर भिन्न दिया हुआ है उस भिन्न का लासा और मासा कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ डिटेल से पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर ओपन करके उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। हर मॉडल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाए गए हैं, तो वहां आप जाके देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको देखना ये है कि 11/20, 33/50, 77/60 है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं, सरलीकरण कर लेते हैं। तो इसमें सरलीकरण करने जैसी कोई बात है नहीं, ये अपने आप में पहले से ही सरल है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, जो अंश होता है, जो चीज़ हमको फाइंड करना, अगर एलसीएम फाइंड करना है तो अंश का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, और जो हर होता है अगर हमको एलसीएम क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम हर का उसका अपोजिट एचसीएफ फाइंड करते हैं। अगर अंश का एलसीएम फाइंड करेंगे तो 11, 33 और 77 का एलसीएम क्या हो जाएगा, बताइए। 11, 33 और 77 का एलसीएम सिंपल 11 से सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, ये 1, 3 और 7 होगा, तो 11 तिहाई 33 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 231। तो ये हो गया 231 क्या एलसीएम बटे इन सभी का एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जिससे
तीनों संख्याएं जो हैं वो पूर्णतया विभाजित हो जाएं। तो बताइए, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि 10 से ये तीनों संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 231/10, या इसी को लिख सकते हैं 23 सही 1/10, क्योंकि 23 से 10 में हो जाएगा 230 और प्लस 1/10, ये हो गया 231/10। अगर आपको लग रहा है कि HCF 20, 50 और 60 का कैसे निकलता है, तो हम आपको बता दें, भाग विधि से डायरेक्ट सिंपली छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। तो 20 दूना 40, यहाँ आया कितना? 10, और इसी 10 से क्या करते हैं, इस संख्या में फिर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 दूना 20। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि HCF कितना आ गया? 10, लेकिन किसका किसका? 20 और 50 का। अब अगली संख्या हमारी 60 दी हुई है, तो इसी 10 से हम 60 को भी डिवाइड करेंगे। तो 10 छक 60, ये पूर्णतया डिवाइड हो जा रहा है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से HCF आ जाता है। बाकी छोटी छोटी संख्याएं हैं, इसको आप मेंटली भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ओरल भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट में। ये दिया हुआ है कि दो संख्याओं का LCM 1920 है तथा HCF 16 है। इनमें से एक संख्या कितनी है? 128 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर हम जानते हैं HCF और गुणे क्या? LCM। सॉल्व कर लीजिए इसको। पहली संख्या कितनी दी गई है? पहली संख्या दी गई है इसमें 128। दूसरी संख्या कितनी दी गई है? वही तो पूछ रहा है मेरे भाई। तो दूसरी संख्या हम इससे लिख लेते हैं। HCF हमारा कितना दिया गया है? 16। LCM कितना दिया गया है? 1920। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 × 128, और 8 से इसको डिवाइड करेंगे 1920। मूवी देखने मत चले जाना। 1920, 8 दूना 16 और 3 19, 8 चौक 32, 240। सही आंसर क्या हो गया? बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिट करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कितनी यूनिटें करेंगे? इस क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल से रेशियो और प्रोपोर्शन में बताया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के एरो मेथड भी सीख सकते हैं, और सिंपल सा जो फॉर्मूला मेथड है उसको भी सीख सकते हैं। हालांकि यहाँ हम आपको शॉर्ट तरीका बता देते हैं। देखिए, इसमें क्या करना होता है, इसमें जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, वो जो होता है नीचे होता है, और दोनों स्टेप में कार्य ही नीचे होता है। बाकी जो चीज़ें होती हैं उन सबको ऊपर में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए, 7 व्यक्ति हो गया, ये हो गया ऊपर, उसके बाद 7 दिन हो गया, ये हो गया ऊपर, और फिर 7 घंटे हो गया, ये ऊपर हो गया। कह रहा है कि 7 यूनिट काम करते हैं, तो ये काम है, ये हो गया नीचे। अगले स्टेप में क्या दिया हुआ है कि 5 व्यक्ति हैं, तो ये भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा 5 दिन है, तो ये भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरा 5 घंटे काम कर रहा है, तो समय है, ये भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर पूछ रहा कितने यूनिट काम करेंगे, तो मान लिया x यूनिट काम करेंगे, और हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें बीच में इक्वलिटी का मार्क लग जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सिंपली क्या करेंगे? कट पिट कर लीजिए। 7 7 से कैंसिल हो गया, बाकी बचा क्या? ऊपर बचा 49, और ये इधर से x चला गया, तो x हो गया इज इक्वल टू पंजम 25 पंजे कितना? 125। अरे इतना तो आना ही चाहिए। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 125 और बटे 49। सही आंसर क्या हो जाएगा? 125 बटे 49। देखिए कहाँ दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत की 1 सही 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया है कि प्रॉफिट प्रतिशत कैसे ज्ञात होता है? जितनी प्रॉफिट होती है उसको क्या करते हैं? CP से डिवाइड कर देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है? प्रॉफिट प्रतिशत। अब हमको बताइए, पहले तो हमको CP पता होना चाहिए, फिर SP पता होना चाहिए, तभी ना हमारा प्रॉफिट निकलेगा। तो फिर क्या करेंगे? CP कितना दिया हुआ है? किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत की 1/3 है, 1 सही। तो ये क्रय मूल्य हमने मान लिया कितना?
अरे कुछ भी मान लिया हमने, x मान लिया। चलो अब बताइए SP कितना हो जाएगा इसका। कह रहा है विक्रय कीमत कास्ट प्राइस की कितनी है, 1/3 यानी कि x की कितनी हो जाएगी 1/3 का मतलब क्या, 3 1 के 3 और 1 4/3। तो ये हो गया इतना। अब बताइए प्रॉफिट कितना हो जाएगा। हम विक्रय मूल्य में से 4x/3 में से x घटा लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाके 3x, 4x में से 3x गया जाएगा x और बटे नीचे 3 बचा हुआ है, ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट। अब अगर ये प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया x/3 क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। और पूरे के बटे क्या है हमारा CP का मतलब क्रय मूल्य मतलब x और गुणे कितना है 100। x को x/1 भी लिख सकते हैं। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा ये x/3 और आप जानते हैं भाग में सॉल्व करने में जब गुणा करते हैं तो भिन्न पलट जाती है, यानी कि x/1 से 1/x हो जाएगी यहाँ से और गुणे 100%, ये सही आंसर हो जाएगा। x और x कैंसिल, ये यहाँ बचा हुआ है क्या, ये बचा हुआ है 100 यहाँ ऊपर और बटे नीचे 3%, या इसी को लिख सकते हैं क्या 33 या 99 और 100/3%, या इसी को लिख सकते हैं 33.33%। सही आंसर क्या दिया हुआ है बताइए ऑप्शन में, ये 33 सही 1/3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दर्शाए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये कुछ इस प्रकार की स्थिति है, इसमें दिया हुआ है कि जिसमें DAB कितना है 75 डिग्री, ये हो गया है 75 डिग्री पहले से दिया हुआ है, और कोण DBC दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, ये दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। हमसे पूछ के रहा है कोण BDC यानी कि BD और C ये वाले कोण की बात कर रहा है कि ये कितना होगा। अब बताइए अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो हमें अगर ये एंगल पता चल जाए तो हम इस एंगल को क्या करेंगे एकांतर कोण मान करके उसी के बराबर कर देंगे। तो ये एंगल कैसे पता चलेगी, इसको हम इसके क्या कर ले हैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम अगर ध्यान से देखें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे से समांतर लाइन है, और समांतर लाइन के होने के साथ साथ ये वाली लाइन क्या है तिर्यक लाइन है। अगर ये तिर्यक लाइन है तो ये वाला कोण अगर 75 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना होगा 75 डिग्री होगा। अब बताइए ये कोण 75 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री और ये कोण कितना होगा। अगर एक ये सरल कोण है तो 180 टोटल होगा, तो टोटल अगर 180 अंश होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए 7 6 13 135 ये हो गया, और टोटल 180 होता है तो ये कितना हो गया 45 डिग्री। अगर ये 45 हो गया तो आप बताइए कि ये क्या है एक समांतर लाइन है और ये क्या है एक तिर्यक रेखा है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी आपस में एकांतर कोण हो जाएंगे, और कितना हो जाएगा ये भी 45 डिग्री। क्लियर। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। फिर यहीं पे हमारा वीडियो क्लास ख़त्म होता है। ये प्रैक्टिस क्लास अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहेगी। और एक चीज़ और आपको याद रहे कि हमारे चैनल पर हर दूसरे दिन प्रैक्टिस सेट सीरीज सॉल्व करवाई जाती है। जैसे कि ये प्रैक्टिस सेट 10वां था, इसी प्रकार से और भी प्रैक्टिस सेट लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक सॉल्व करवाई जाती रहेगी। और चैप्टर वाइज क्लास प्रतिदिन निःशुल्क यूट्यूब पर ही चलती है, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।